हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, पीपीएफ और ईपीएस क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे पास में सब कुछ सही सलामत, हाथ पैर सब कुछ सही चल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी एक ऐसी एज आती है जहां हम बोलते हैं कि 60 to 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, ऐसी एज आ जाती है जब हम काम नहीं कर सकते। उस समय अगर हमको पैसों की नीड होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि अभी से हम कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं जो हमको फ्यूचर बेनिफिट के लिए रहता है। दैट मीन्स कि जब हम रिटायर हो जाए या फिर हमारे हाथ पे काम करना बंद कर दें, उस समय हमारे पास में कुछ कुछ अमाउंट आता रहे या फिर एक साथ अमाउंट आ जाए जिसको हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम निकाली गई जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में पीएफ कहते हैं। पीएफ एक गुल्लक की तरह होता है, जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप एक गुल्लक रखिएगा, गुल्लक में 10 to 20, 30 रुपीज, 40 रुपीज जो भी आप डेली के हिसाब से आप उसको डालिएगा और जब एक साथ पूरा भर जाएगा इसके बाद उसको तोड़ के एक साथ आप निकाल सकते हो। और बीच बीच में भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये एक छोटा सा छेद होता है गुल्लक में, बच्चे बिल्कुल इसमें से चंच निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप पीएफ के अंदर भी कुछ कुछ अगर आपको बीच में अमाउंट की जरूरत पड़ी तो उस समय भी आप निकाल सकते हो। तो प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है, जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट होता है, जिस तरह से आपका डीमेट अकाउंट होता है शेयर के लिए, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में हम पीएफ कहते हैं। अब पीएफ दो तरीके से होता है। एक होता है कि जो पर्सन जॉब कर रहा है उनका एक एम्प्लॉयर पीएफ डिडक्ट करता है। वो बोलता है कि आपकी इतनी सैलरी है, उसमें से हम आपका इतना % डिडक्ट कर लेंगे और ये हम आपके पीएफ अकाउंट में जमा करा देंगे। आप जब रिटायर हो जाएंगे या फिर हमारे यहाँ से आप जॉब छोड़ के जाओगे उस समय हम आपको ये पीएफ अकाउंट आपको दे देंगे। दूसरा होता है कि जो पर्सन जॉब में नहीं है, यानी कि वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है और वो चाहता है कि मैं भी अपने पीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं और एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए इस स्कीम का यूज करूं, तो वो भी अपना पैसा पीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो पीएफ का हमने शॉर्टकट बोला, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं ईपीएफ। और अगर पब्लिक अगर ईपीएफ में अंदर जमा कराता है तो इसको बोलते हैं पीपीएफ। तो ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय का सैलरी में से पीएफ डिडक्ट करता है और उनके अकाउंट में जमा कराता है। पीपीएफ पर्सन खुद एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कराता है और उस अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट से लेके मैक्सिमम अमाउंट तक वो जमा कराता है। तो अब हम समझते हैं कि ईपीएफ और पीपीएफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ईपीएफ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ आया था 1952 में और पीपीएफ आया था 1968 में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कंपलसरी होता है। किसके लिए कंपलसरी होता है? जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है। उनके एम्प्लॉयर उनकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट करते हैं और ईपीएफ के अंदर जमा कराते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप करिए, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पीएफ के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करें और वहां से आप बेनिफिट लें। अगर आपके पास इच्छा है आपकी तो आप कर सकते हैं। ईपीएफ कंपनी के द्वारा डिडक्ट किया जाता है, जिसके 20 एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी में 20 एम्प्लॉय है तो वो आपका पीएफ डिडक्ट करेंगे क्योंकि उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंडिविजुअल इनकम के लिए होता है। यहाँ पर सब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, हम किसी की बात नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के केस में ही आप पीपीएफ के अंदर अमाउंट जमा करा सकते हो। यहाँ पर आपका जो भी पीएफ डिडक्ट होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है और यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट पर्सन पीपीएफ के अंदर जमा कराता है। अगर कोई फॉरेन पर्सन है वो इंडिया के अंदर अगर आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब हम जो कुछ भी अमाउंट हमारे पीएफ का जो अमाउंट डिडक्ट होता है और वो अमाउंट हमारे पीएफ अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, उसकी निगरानी कौन रखता है? तो उसकी निगरानी रखता है ईपीएफओ। ईपीएफओ का मतलब होता है, ईपीएफ का मतलब तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स कॉल्ड ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये आप ओपन करा सकते हो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में। आप बैंक में जाएंगे, आप बोलेंगे इनको कि मेरे को पीपीएफ अकाउंट ओपन कराना है, वहां से आप करा सकते हो। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पर भी आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है। और अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब ये पीपीएफ आपका
ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी में से कितना डिडक्ट किया जाता है, तो जितनी भी सैलरी है उसका 12% आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप रिटायर हो जाते हो तब गवर्नमेंट आपको एक साथ पैसा देती है। वो एक साथ पैसा कुछ नहीं होता है, वो ये आपकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है और फिर बाद में जब आप रिटायर होते हो तब वो अमाउंट आपको एक साथ इकट्ठा करके दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं 12% एम्प्लॉय सैलरी। और साथ में अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, तो 12% एम्प्लॉयर फंड भी ऐड किया जाता है। जितना आपकी सैलरी में डिडक्ट किया जाता है उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर भी ऐड करता है। इसका मतलब आप 12% प्लस 12 24% आपके ईपीएफ अकाउंट्स के अंदर जमा होता है। और हम बात करते हैं अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो उसमें आता है 500 टू 1.5 लाख। आप मिनिमम पीपीएफ के अंदर 500 रुपीज तक जमा कराते हो साल का, और मैक्सिमम 1.5 भी जमा करा सकते हो। अगर 1.5 से भी आप ज्यादा जमा कराते हो तो आपको इसका इनकम टैक्स का एग्जम्पशन नहीं मिलता। बाकी इससे जमा तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से करवा सकते हो। यहां पर पीपीएफ के अंदर नो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि आपका कोई एम्प्लॉय ही होता है, एम्प्लॉय भी नहीं होता, एक सिंपल पर्सन होता है पब्लिकली, वो सिर्फ जमा कराता है। तो अपने हिसाब से जितना भी जमा कराना चाहता है वो करा सकता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, क्योंकि यहां पर आपने 24% आपकी सैलरी का 24% अगर जमा हुआ है तो वो किस तरह से इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पर मिलेगा सर 8 to 9% इंटरेस्ट आपके ईपीएफ में मिलता है और 7 to 8% आपके पीपीएफ में मिलता है। दैट मीन्स कि जो पीपीएफ है उसमें आपको इंटरेस्ट कम मिलता है और ईपीएफ में आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। अब सर हमने ये जो अमाउंट जमा कराया, अब हमने ये जो अमाउंट जमा कराई, ये हमको बाद में कब मिलेगा वापस, तो ये आपको मिलेगा मैच्योरिटी या फिर रिटायरमेंट। अब मैच्योरिटी कितनी होती है 15 ईयर्स की, या फिर आप जब भी रिटायर हो जाओगे तब आपको मिलेगा। और यहां पर मैच्योरिटी होती है सिर्फ 15 ईयर्स की। दैट मीन्स कि अगर आपने एक बार पीपीएफ प्रोविडेंट पब्लिक फंड के अंदर अगर आपने अमाउंट जमा करवाया तो आपको 15 साल तक उसको होल्ड पे रखना होगा। इसके बाद में मैच्योरिटी होगी, इसके बाद में आपको एक साथ पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बीच में जरूरत पड़ गई उस समय आप क्या करेंगे, तो उसमें आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप 5 ईयर्स के बाद में विड्रॉल करते हो तो आपके लिए एग्जेम्प्टेड होगा। अगर आप 5 ईयर्स से पहले अगर अमाउंट विड्रॉल करते हो तो अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो आपका 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो 30% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेम टू सेम सिचुएशन आपके पीपीएफ में भी है। पार्शियली विड्रॉल अगर आप 5 ईयर्स के अंदर अंदर कर देते हो तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप 5 साल के बाद में करते हो तो आप आराम से विड्रॉल कर सकते हो, उस पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है नो डेप्ट लाइबिलिटी। नो डेप्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपने किसी अदर बैंक से कोई भी लोन लिया, जैसे होम लोन लिया, कोई और बिजनेस लोन लिया, कोई भी अगर लोन लिया हुआ है और अगर आप वो नहीं चुका पाए तो क्या आपके पीपीएफ अकाउंट्स को पीपीएफ अकाउंट से बैंक बोलेगी आपका पीपीएफ अकाउंट है, आपका ईपीएफ अकाउंट से हम आपको वहां से ले लेंगे। बैंक बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है ना भाई ना, हम आपको ये नहीं दे सकते। इसका मतलब यहाँ पे है कि नो डेप्ट लाइबिलिटी, आप किसी भी डेप्ट की लाइबिलिटी आप ईपीएफ अकाउंट्स पीपीएफ अकाउंट से पूरी नहीं कर सकते। ये अकाउंट्स आपका फ्रीज रहेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, ये सब आपको मैच्योरिटी का टाइम पे मिलेगा, इसका कोई और छीन नहीं सकता। तो सेम टू सेम नो डेप्ट लाइबिलिटी आपके पीपीएफ के अंदर भी होती है, यानी कि अगर आपका कोई भी लोन का अमाउंट है आपके ईपीएफ अकाउंट से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, उसके साथ में सेटल नहीं किया जाएगा। एंड टैक्स फ्री आफ्टर मैच्योरिटी, टैक्स फ्री होता है। जैसे आप इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं सेक्शन 80C की, तो 80C में उसका डिडक्शन मिलता है आपको। जो भी आप ईपीएफ के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में, और उसका जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो आपकी इनकम होती है, उसका भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं सर 1 पर्सन 1 अकाउंट। जैसे आपका पैन कार्ड होता है उसी तरह से आपका प्रोविडेंट फंड का एक सिंगल अकाउंट होता है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि हम 2 स्पाउस और मिलकर अगर आप कोई पीपीएफ या अकाउंट्स ओपन कराना चाहते हैं पीएफ अकाउंट, तो आप नहीं करा सकते। अकाउंट समझा होता है वो सिंगल्स का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, फिर बाद में आप चले गए टाटा के अंदर, तो क्या आप अलग अलग अकाउंट्स ओपन कराएंगे? नहीं, आपका एक ही अकाउंट चलेगा। वो अकाउंट्स आपका यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहां पर भी आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एज इट इज आपके पीपीएफ के अंदर भी है। पीपीएफ के अंदर भी आपका एक ही अकाउंट होता है जो आपको लाइफ टाइम चलाना होता है। 15 ईयर्स की उसकी वैलिडिटी होती है, 15 ईयर्स तक आपको ये अकाउंट चलाना है। इसके बाद अगर आप पूरा विड्रॉल कर लेते हो वो अकाउंट्स आप क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। तो प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ और पीपीएफ ये 2 अकाउंट्स होता है। अब सर हम बात करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको 12% के हिसाब से आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन किसी पर्सन की अदर इनकम आ रही है
और वो ये चाहता है कि अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, अभी मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, और ये बोलता है कि आप तो मेरा ऐसा काम करो, आप तो मेरा 25% सैलरी का डिडक्ट कर लो। कितना परसेंट डिडक्ट कर लो? 25% मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लो और पीएफ के अंदर जमा करा दो, ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरा मैच्योरिटी होगी, मुझे एक साथ ज्यादा पैसा मिलेगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप मोर देन 12% लिमिट से ज्यादा डिडक्ट करवाना चाहते हो, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको बोलते हैं जीपीएफ, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड। उसको क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 12% से ज्यादा अगर डिडक्ट करवाना है तो उसको बोलते हैं जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। और अगर वो कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है उसको बोलते हैं वीपीएफ, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। मतलब कि वो ज्यादा पैसा जमा करा सकता है, 1.5 लाख से ज्यादा पैसा अगर उसको जमा करवाना है वो करा सकता है, लेकिन सेक्शन 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख तक ही लिमिट मिलती है। इसके ज्यादा अगर वो जमा कराएगा तो इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें सिंपल से ये होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको लास्ट मैच्योरिटी या जब रिटायरमेंट हो जाओगे तब आपको एक साथ ज्यादा पैसा मिलेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमने यहां पर देखा कि आपको वहां पर 7.8% मिलता है और 8 to 9% आपको इंटरेस्ट मिलता है ईपीएफ के अंदर, और यहाँ पर पीपीएफ के अंदर आपको मिलता है 7 to 8%। लेकिन एक और स्कीम है साथ में जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको बोलते हैं एनपीएस। क्या बोलते हैं उसको? एनपीएस। एनपीएस जो होती है वो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे अगर कोई 18 ईयर्स का बच्चा है या 65 ईयर्स का कोई भी पर्सन है, तो एज इसकी है 18 to 65, मतलब 18 साल से लेके 65 साल के बीच में कोई भी एनपीएस के अंदर जमा करा सकता है, और ये भी ऑप्शनल है। लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी है ना वो 60 ईयर है। यहाँ पर बोला ही है कि पेंशन का मतलब क्या होता है? पेंशन का मतलब होता है कि अगर आप रिटायर हो गए, इसके बाद में थोड़ा पैसा मिलता है आपको, इसे पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। जैसे अभी गवर्नमेंट के अंदर जो भी इंप्लॉय लग रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती, ऐसा कोई रूल्स है। तो अगर आपको पेंशन बाद में मिलती रहे आफ्टर रिटायरमेंट, तो आप एनपीएस के अंदर अमाउंट जमा करा सकते हो। उसमें भी पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं, 5 ईयर्स की लिमिट है। लिक्विडिटी वेरी लेस होती है। लिक्विडिटी वेरी लेस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बात की थी पीपीएफ और एपीएफ में, आप उसमें अगर 5 ईयर्स के बाद में अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो आप इसी तरीके से विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में आपको विड्रॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पैसा होता है ना वो लिक्विडिटी के अंदर, यानी कि बॉन्ड के अंदर वो जमा कराते हैं, तो जहां पर उसको थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है। रिस्क हाई रिस्क होती है क्योंकि पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नो डेप्ट लाइबिलिटी एज इट इज। इसमें भी आपके एनपीएस के अंदर अगर आप जो भी अमाउंट जमा कराते हो उसका कोई और लोन अगर आपका चल रहा है, वो लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपका ये वाला पैसा रिकवर नहीं कर सकती, वो मना बोलती। एंड टैक्स फ्री आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि एनपीएस भी सेम टू सेम होता है। सेक्शन 80C के अंदर आपको इसका डिडक्शन मिलता है एनपीएस में, कि अगर आप मैच्योरिटी के बाद अगर आप इसको विड्रॉल करते हो, इसके साथ में इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। इसके साथ में क्या मिलता है? इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये जो कुछ भी आप विड्रॉल करते हो ये क्या होता है? सिर्फ टैक्स फ्री होता है, बिल्कुल तरीके से पूरी तरह से आपका एग्जेम्प्टेड होता है। तो आई होप कि आपको आज समझ में आ गया कि ईपीएफ क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है और एनपीएस क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस, ईपीएफ और पीपीएफ का टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी कि एग्जम्पशन लिमिट किस तरह से होती है। क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर भी आप जो भी अमाउंट जमा कराते हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, और एम्प्लॉय जो भी जमा कराता है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये किस तरह से एग्जेम्प्टेड होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।